पारिस्थितिकी पिरामिड जिसको इकोलॉजिकल पिरामिड कहते हैं, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड, तथा उसके प्रकारों के बारे में जानेंगे कि कौन सा पिरामिड उल्टा होता है, कौन सा पिरामिड क्या होता है, सीधा होता है। जैसे संख्या पिरामिड, जैवभार पिरामिड या ऊर्जा पिरामिड के बारे में जानेंगे। इससे ऊर्जा पिरामिड में काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही हम यह जानने की कोशिश करेंगे जो पर्यावरण अध्ययन से संबंधित जो भी मुख्य दिवस हैं जिससे अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं उसके बारे में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पारिस्थितिकी पिरामिड के बारे में जानते हैं। जो पारिस्थितिकी पिरामिड है उसके पहले जानने के पहले हम यह जान लेते हैं पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया है, लेकिन इसमें मैं शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ कि पारिस्थितिकी का मतलब क्या होता है। क्या होता है पारिस्थितिकी का मतलब क्या है। पारिस्थितिकी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, इकोलॉजी। क्या कहते हैं, इकोलॉजी। तो इकोलॉजी क्या होता है, पारिस्थितिकी का मतलब क्या होता है, किसी भी वातावरण में निवास करने वाले जो जीवधारी होते हैं उनका वातावरण के साथ जो संबंध होता है या जीवधारियों का वातावरण के साथ जो भी संबंध स्थापित होता है, जो भी कोरिलेशन स्थापित होता है, उसे पारिस्थितिकी कहते हैं, उसे हम इकोलॉजी कहते हैं। किसी भी वातावरण में जो निवास करने वाले जो भी जीवधारी हैं, ठीक है, हर एक जीवधारी का एक अपना एक निवास होता है और जहाँ वो निवास करते हैं वह उनका वातावरणीय निवास कहलाता है। वहाँ पर उपस्थित जीवधारियों का उनका वातावरण में उपस्थित मिट्टी के साथ, वहाँ पर उपस्थित वातावरण में वायु के साथ, वातावरण में उपस्थित अन्य जीवधारियों के साथ जो जीवधारियों का जो संबंध स्थापित होता है उसे हम क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी बोलते हैं, या हम उसमें इंग्लिश के टर्म में इकोलॉजी कहते हैं। एक टर्म आता है पारिस्थितिकी तंत्र। क्या आता है, पारिस्थितिकी तंत्र। अब यह पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। तो इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम जो होता है इसको इकोलॉजी का क्या होता है, एक इकाई होती है। क्या होती है, एक सिस्टम क्या होता है, इकाई होता है। कौन होता है, इकोसिस्टम होता है। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो दोनों का डेफिनेशन सेम है। इकोलॉजी पारिस्थितिकी तंत्र और पारिस्थितिकी तंत्र के बीच में जो उनकी डेफिनेशन है दोनों की क्या है, सेम है। दोनों में जीवधारियों को उनके वातावरण के साथ संबंध स्थापित किया जाता है, दोनों में बताया जाता है। लेकिन उसमें अंतर यह है कि जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है, जो इकोसिस्टम होता है, उसका एक सीमित दायरा होता है। वो एक लिमिटेड क्षेत्र पर होता है, एक लिमिटेड फील्ड पर होता है, ठीक है, एक लिमिटेड क्षेत्र पर पाया जाता है, एक विशेष स्थान के रूप में जाना जाता है। जैसे हमारी ये बॉडी है, इसको आप इकोलॉजी पूरा मान लीजिए, और इस बॉडी का जो निर्माण हुआ है किससे हुआ है, कोशिका से हुआ है, सेल से हुआ है। छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर हमारे शरीर का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। उसी प्रकार आप पारिस्थितिकी तंत्र को एक कोशिका मान सकते हैं और पारिस्थितिकी उसको हम पूरी क्या मान सकते हैं, पूरी शरीर मान सकते हैं। इसका मतलब जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो पारिस्थितिकी का एक क्रियात्मक इकाई होता है, एक छोटा सा क्या होता है, इकाई होता है ना। और दोनों में ही वही चीज़ें हैं कि दोनों में जीवधारियों का वातावरण के साथ क्या किया जाता है, संबंध स्थापित किया जाता है, ठीक है। जैसे हमारे बॉडी में क्या होता है, कोई कोशिका अगर फंक्शन सही से नहीं कर रहा, उसकी जो क्रिया सही से नहीं हो रही है, तो क्या होगा, अन्य कोशिकाएं भी प्रभावित होंगी और शरीर भी इससे क्या होगा, प्रभावित होगा। उसी प्रकार जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है, जो इकोसिस्टम होता है, अगर उसमें अवस्था फैली या किसी जीव में कमी आए, जीव मतलब उसकी मृत्यु ज़्यादा हो रही है, जिससे उसमें संतुलन, जिससे वातावरण में क्या होगा, संतुलन स्थापित होगा नहीं, और जिससे संतुलन स्थापित होने की न स्थिति में असंतुलित जो पूरा पारिस्थितिकी तंत्र होता है वो असंतुलित हो जाता है, जिससे हमारा पूरा पारिस्थितिकी है, इकोलॉजी पूरा क्या होगा, प्रभावित होता है, ठीक है। तो हमने बताया कि पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम जो होता है वो पारिस्थितिकी का क्या होता है, एक इकाई होता है, मतलब इकोलॉजी का एक क्रियात्मक एक छोटा सा क्या होता है, इकाई होता है, ठीक है। अब हम यह जान लेते हैं जिसके बारे में चर्चा करना है कि पारिस्थितिकी पिरामिड क्या होता है। पारिस्थितिकी पिरामिड क्या होता है, तो पारिस्थितिकी पिरामिड क्या होता है, किसी भी वातावरण में निवास करने वाले जो उत्पादक होते हैं, किसी भी वातावरण में निवास करने वाले जो उत्पादक होंगे और जो उपभोक्ता होंगे, उत्पादक को जो खाएंगे वो क्या कहलाएंगे, उपभोक्ता कहलाएंगे। उपभोक्ता में जैसे प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता हमने आपसे बताया था। इसमें शाकाहारी जंतु भी शामिल रहते हैं और मांसाहारी जंतु भी क्या होते हैं, शामिल होते हैं। तो उत्पादक का मतलब है उत्पादक और उपभोक्ता, ठीक है। इनमें इनकी संख्या के आधार पर, किसके आधार पर, इनके संख्या के आधार पर, इनके जैवभार के आधार पर, ठीक है, जो इनका वेट होता है, और इनमें संचित ऊर्जा के आधार पर, किसके आधार पर, संचित ऊर्जा के आधार पर। हमने आपसे क्या बोला
कि किसी भी वातावरण में, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में निवास करने वाले जो उत्पादक होंगे और उसको जो खाने वाले उपभोक्ता या जो मांसाहारी जंतुओं होंगे, उनकी संख्या, उनके जैव भार तथा उनमें संचित ऊर्जा के आधार पर जो भी एक संबंध उनके बीच में स्थापित होता है, उसको जब हम चित्र के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं, किसके माध्यम से? चित्र के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी पिरामिड कहते हैं। क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी पिरामिड। आप जानते हैं कि पिरामिड एक क्या होती है? आकृति होती है, क्या होती है? संरचना होती है। ये पिरामिड है, पिरामिड इस तरीके का होता है जिसको हम क्या करते हैं? इसको पिरामिड कहते हैं। अब हम इनके उत्पादक उपभोक्ता की जो संख्या होगी, जैव भार होगी, उनमें जो संचित होगी, अगर हम उसको पिरामिड के माध्यम से प्रदर्शित करेंगे तो वहाँ पर हम उसे क्या कहेंगे? उसको हम पारिस्थितिकी पिरामिड कहेंगे। क्या कहेंगे? पारिस्थितिकी पिरामिड कहेंगे। ठीक है, आप यह समझ सकते हैं पारिस्थितिकी पिरामिड को हम क्या कहते हैं? एल्टोनियन पिरामिड भी कहते हैं। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि एल्टोनियन पिरामिड को या पारिस्थितिकी पिरामिड को और किस नाम से जाना जाता है, तो हम उससे क्या बोल देंगे? एल्टोनियन पिरामिड क्या कह देंगे? बता देंगे, है ना, या उसमें टिक लगा देंगे, एल्टोनियन पिरामिड। पारिस्थितिकी पिरामिड का जो सबसे पहले विचार किसने दिया था? तो जो पारिस्थितिकी पिरामिड का जो सबसे पहला विचार दिया था वो किसने दिया था? चार्ल्स एल्टन ने 1927 में। चार्ल्स एल्टन ने 1927 में पारिस्थितिकी पिरामिड का क्या दिया था? विचार दिया था। कि आपके ये दिमाग में होना चाहिए। इससे यह भी प्रश्न बनता है कि पारिस्थितिकी पिरामिड का सर्वप्रथम विचार किसने दिया था? तो किसने दिया था? चार्ल्स एल्टन ने दिया था। ठीक है, देखा जाए तो पारिस्थितिकी पिरामिड आपके 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है संख्या पिरामिड। क्या होता है? संख्या पिरामिड। दूसरा जो होता है, दूसरा क्या होता है? जैव भार पिरामिड होता है। क्या होता है? जैव भार पिरामिड। तीसरा जो होता है वो क्या होगा? तीसरा जो होगा वो होगा ऊर्जा पिरामिड। क्या होगा? ऊर्जा पिरामिड। तीनों को बहुत अच्छी तरीके से जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे प्रश्न तो 100% आते हैं हर एक एग्ज़ाम में, केवल सीटेट में एग्ज़ाम नहीं, हर एक एग्ज़ाम में आते हैं। तो पारिस्थितिकी पिरामिड जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? संख्या, उनके 3 मुख्यतः 3 प्रकार, संख्या पिरामिड, जैव भार पिरामिड और ऊर्जा पिरामिड। तो पहले हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? संख्या पिरामिड के बारे में क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो संख्या पिरामिड के बारे में अगर बात करें, किसके बारे में बात करें? संख्या पिरामिड के बारे में अगर बात करें हम लोग, तो संख्या पिरामिड का मतलब है कि वह पिरामिड, या हम कह सकते हैं किसी वातावरण में निवास करने वाले जो उत्पादक होते हैं और जो उपभोक्ता होते हैं, अगर उनकी संख्या के आधार पर, इसके आधार पर, उनकी संख्या के आधार पर जिस पिरामिड का निर्माण किया जाता है, या हम जब उनको चित्र के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं? संख्या पिरामिड कहते हैं। क्या कहते हैं? संख्या पिरामिड। इसकी दूसरी विशेषता संख्या पिरामिड की यह होती है कि यह जो होता है, यह पिरामिड उल्टा भी पाया जाता है और यह पिरामिड क्या पाया जाता है? सीधा भी पाया जाता है। मतलब संख्या पिरामिड की बात करें तो यह उल्टा भी पाया जाएगा और सीधा भी पाया जाता है, यह चीज़ है। अब तीसरा जो कॉन्सेप्ट आपको समझना है, परितंत्र क्या होता है। परितंत्र बार बार वर्ड आएगा, तो परितंत्र को आप यह समझ सकते हैं, परितंत्र इक्वल टू हम समझ सकते हैं इकोसिस्टम। ठीक है, या हम यह कह सकते हैं पारिस्थितिकी तंत्र को हम परितंत्र बोल सकते हैं, या परितंत्र को हम वातावरण से संबंध रख सकते हैं। तो आपके दिमाग में ये चीज़ होना चाहिए। परितंत्र का मतलब है वातावरण, कोई विशेष वातावरण जहाँ पर उत्पादक उपभोक्ता दोनों क्या करते हैं? निवास करते हैं। उत्पादक मतलब हरे पेड़ पौधे या जो भी नील हरे शैवाल वगैरह जो है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, तो अपना खाना खुद बनाते हैं, तो किसी अन्य जंतु पर निर्भर नहीं रहते हैं। दूसरा हमारा क्या है? उपभोक्ता। उपभोक्ता जो हरे पेड़ पौधों के क्या करते हैं? खाते हैं, क्या हो जाएंगे? उपभोक्ता हो जाएंगे। तो हमारे दिमाग में ये चीज़ होना चाहिए। संख्या पिरामिड में हमेशा जो फोकस किया जाता है, किस पर फोकस किया जाता है? संख्या पर। किस पर? संख्या पर। ठीक है, इस पर फोकस किया जाएगा, संख्या पर। हम यहाँ पर अगर परितंत्र की बात करें तो बहुत सारे परितंत्र होते हैं, जैसे वन का परितंत्र होता है, घास का परितंत्र होता है। ठीक है, पूरे स्थल को ले लेते तो स्थल का परितंत्र हो जाएगा, समुद्र को ले लेते तो समुद्र का परितंत्र हो जाएगा, है ना। तो अगर हम लेना चाहें तो उसके बाद जैसे पेड़ का परितंत्र हो जाएगा। किसका परितंत्र हो जाएगा? पेड़ का। तो अब कैसे जानना है कि कौन से परितंत्र में संख्या पिरामिड सीधा बनेगा कि उल्टा बनेगा? इसी से प्रश्न पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन से परितंत्र में संख्या पिरामिड सीधा बनेगा कि उल्टा बनेगा। आपको रटना नहीं है, आपको समझना है। ठीक है, मैं आपको कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं पिछले 2 लेक्चर में भी मैंने अच्छा कंटेंट, आपके जो फीडबैक आया उस बेस पर बता रहा हूँ।
तो कंटेंट को आप समझना है। अब कंटेंट समझ गए तो उससे हज़ारों क्वेश्चन आप बना सकते हैं, ठीक है। किसी तरह के अगर घुमावदार क्वेश्चन आएगा तो आप उसको आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो वन परितंत्र की बात करें तो हम एक पिरामिड बनाते हैं। तो वन परितंत्र में क्या होगा, वन में क्या होगा, सबसे ज़्यादा संख्या किसकी होगी, अब बताइए, पेड़ और पौधों की। पेड़ पौधों की संख्या क्या होगी, ज़्यादा होगी। उससे कम होगी किससे, शाकाहारी जंतुओं, मतलब जो पेड़ पौधों खाने वाले हैं, उससे कम होगी। किसकी संख्या कम होगी, मांसाहारी जंतुओं की, जो शाकाहारी जंतु खाते हैं। अब उससे भी कम होगी सर्वश्रेष्ठ मांसाहारी जंतु जो होते हैं, क्योंकि इनकी संख्या क्या होगी, और कम होगी। तो मतलब जो संख्या हो रही है वो क्या हो रही है, घटते क्रम में है। क्या है, घटते क्रम में। तो वन परितंत्र में पेड़ पौधे की संख्या सबसे ज़्यादा होगी, उससे कम उसको खाने वाले मतलब उपभोक्ता शाकाहारी, यह भी उपभोक्ता में आ जाएगी, ये भी उपभोक्ता में, तो इनकी संख्या क्या हो रही है, कम हो रही है। तो इसका मतलब है यह परितंत्र आपका क्या होगा, यह जो पिरामिड होगा सीधा होगा कि उल्टा होगा, यह सीधा होगा, क्योंकि यहाँ पर पेड़ पौधों की संख्या क्या है, ज़्यादा है, उससे कम है। मतलब जो प्राकृतिक का एक नियम है कि जो हमेशा क्या होना चाहिए, पेड़ों की संख्या या उनकी मात्रा ज़्यादा हो, तो वहाँ पर उससे कम शाकाहारी, उससे कम मांसाहारी, उससे कम सर्वश्रेष्ठ मांसाहारी की अगर संख्या हो रही है, तो उसका मतलब है वह पारस्परिक पिरामिड जो है या वह परितंत्र क्या है, सीधा है। क्या है, सीधा है। सीधा इसलिए है क्योंकि वो अच्छे तरीके से क्या करेगा, काम करेगा, जिससे जीवों का अस्तित्व, सभी जीवों का क्या होगा, अस्तित्व होगा। अगर मान लीजिए इसी का उल्टा हो जाए, ठीक है, पेड़ पौधों की संख्या कम हो जाए, ठीक है, उससे ज़्यादा शाकाहारी जंतु की संख्या हो जाए, उससे ज़्यादा मांसाहारी जंतु की संख्या, उससे ज़्यादा क्या हो जाएगा, सर्वश्रेष्ठ मांसाहारी जंतु की संख्या। तो जब पेड़ पौधे से ज़्यादा शाकाहारी जंतुओं की संख्या होगी, तो जो शाकाहारी वाली जंतुओं होंगी वो क्या कर पाएंगे, पेड़ पौधों को खा जाएंगे। क्या कर जाएंगे, पेड़ पौधे क्या कर जाएंगे, खा जाएंगे, जिससे जो पेड़ों की संख्या होगी, पेड़ की संख्या बचेगी नहीं हरे पेड़ पौधों की। जब हरे पेड़ पौधे, जो पेड़ पौधों का अस्तित्व नहीं रहेगा तो जीवन का अस्तित्व संभव नहीं है। इसलिए सीधा पिरामिड जीवन के लिए क्या है, अच्छा है, ठीक है, जीवन के अस्तित्व के लिए क्या है, अच्छा है। तो वन परितंत्र में जो संख्या पिरामिड क्या हो जाएगा, वह सीधा पा जाएगा। उसी प्रकार आप अच्छे से समझ सकते हैं कि घास परितंत्र में जो पिरामिड पा जाएगा वो सीधा पा जाएगा कि उल्टा पा जाएगा। तो घास पिरामिड की बात करें तो घास परितंत्र में देखा जाए तो घास परितंत्र में भी पेड़ पौधे की संख्या क्या होगी, पेड़ पौधे की संख्या क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है, उससे कम होंगे जो भी वहाँ पर शाकाहारी जंतु होंगे, उससे कम होंगे मांसाहारी जंतु, उससे कम होंगे सर्वश्रेष्ठ मांसाहारी जंतुओं की संख्या। मतलब जो ये जो संख्या होगी, ठीक है, वो क्या होगी, घटते क्रम में होगी। कहने का सेंस ये है कि यह भी पिरामिड क्या होगा, सीधा होगा, क्योंकि यहाँ पर पेड़ पौधों की संख्या क्या है, ज़्यादा है, उत्पादक की संख्या ज़्यादा है, उससे कम है, मतलब संख्या जो है घटते क्रम में जा रही है, ठीक है। मतलब उत्पादकों की संख्या क्या है, ज़्यादा है, उससे कम है शाकाहारी जंतु की संख्या, उसके कम है मांसाहारी जंतु की संख्या, उससे कम है सर्वश्रेष्ठ मांसाहारी जंतुओं की संख्या। इस तरह आप स्थल का आइडिया लगा सकते हैं, समुद्र परितंत्र का आइडिया लगा सकते हैं, अगर आप समझ पा रहे हैं तो, ठीक है। आप अगर उल्टा पिरामिड की बात करें, संख्या पिरामिड के आधार पर देखा जाए, जो उल्टा परितंत्र बनता है, तो हम एक अच्छा से एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, पेड़ का ले सकते हैं। किसका ले सकते हैं, पेड़, ठीक है। जो पेड़ होता है, पेड़ क्या होगा, जैसे ये पेड़ हो गया, पेड़ में जो होगा, ठीक है, इसका भी एक परितंत्र होगा, यह भी एक परितंत्र है, क्योंकि इसमें क्या करेंगे, पक्षी वगैरह क्या करते हैं, निवास करते हैं। फिर उसके ऊपर जो है परजीवी वगैरह, जो पक्षी मतलब जो दूसरे जीव पर क्या होते हैं, निर्भर करते हैं पोषण के लिए। फिर उससे नीचे क्या होते हैं, उसमें उच्च परजीवी क्या करते हैं, निवास करते हैं। तो कहने का सेंस ये है, अगर हम पेड़ के परितंत्र की बात करें, पेड़ के परितंत्र की बात करें, तो वहाँ पर पेड़ की संख्या केवल एक है, उस पर निवास करने वाले पक्षियों की संख्या क्या है, ज़्यादा हो रही है, ठीक है, पक्षियों की संख्या क्या हो रही है, ज़्यादा होगी। उससे ज़्यादा फिर परजीवी की संख्या होगी, उससे ज़्यादा जो उच्च परजीवी जीव जंतु होंगे उनकी संख्या क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर देखिए पिरामिड क्या होगा, उल्टा होगा। क्या होगा, ये पिरामिड उल्टा होगा, क्योंकि उत्पादक जो पेड़ पौधा केवल एक ही है, उससे ज़्यादा संख्या किसकी है, पक्षियों की संख्या होगी, उससे ज़्यादा संख्या किसकी होगी, परजीवी की संख्या होगी, उससे ज़्यादा जो संख्या होगी उच्च परजीवी की होगी। तो जिस सेंस में देखा जाए तो जो इसको ये पिरामिड, जो संख्या पिरामिड, ये जो परितंत्र है संख्या पिरामिड के आधार पर, ये पिरामिड क्या होगा, उल्टा होगा, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। उसी प्रकार अगर पूरे स्थल पिरामिड की बात करें, पूरा स्थल को ले लें, पूरा स्थल परितंत्र को ले लें, तो पूरे स्थल को देखा जाए तो सबसे ज़्यादा संख्या किसकी होगी, पेड़ पौधों की होगी, सीधी सी बात है ना।
तो सबसे ज़्यादा संख्या किसकी होगी? पेड़ पौधों की। उससे कम संख्या किससे होगी? किसकी होगी? शाकाहारी जंतुओं की। उससे कम मांसाहारी जंतुओं की संख्या। उससे कम क्या हो गया? सर्वश्रेष्ठ मांसाहारी जंतुओं की संख्या। ठीक है, तो इस सेंस में देखा जाए तो यह पिरामिड क्या होगा? सीधा पिरामिड होगा। ठीक है, सीधा पिरामिड इसको हम लोग कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो पेड़ पौधों की संख्या है वो क्या है? ज़्यादा है। पूरे स्थल की बात कर रहा हूँ, पूरे स्थल परितंत्र की क्या कर रहा हूँ? बात कर रहा हूँ। तो पूरे स्थल परितंत्र में देखा जाए तो वहाँ पर जो पेड़ पौधों की संख्या क्या होगी? सबसे ज़्यादा होगी। उससे कम होंगे शाकाहारी जंतु, उससे कम होंगे मांसाहारी जंतु, उससे कम होंगे सर्वश्रेष्ठ मांसाहारी जंतुओं की संख्या वहाँ पर पाई जाएगी। इस प्रकार से देखा जाए तो यह पिरामिड क्या हो जाएगा? सीधा बनेगा। अगर प्रश्न यह आता है कि स्थलीय परितंत्र जो होता है वो संख्या पिरामिड के आधार पर वो सीधा बनता है कि उल्टा बनता है, तो आपको उत्तर क्या होना चाहिए? सीधा। क्या होना चाहिए? सीधा। अब दूसरे नंबर की ओर चलते हैं। तो जो पारथकी पिरामिड जो है उसका दूसरा प्रकार क्या है? दूसरा जो हमारा प्रकार है, दूसरा जो प्रकार है जैव भार पिरामिड। क्या है? जैव भार पिरामिड, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? बायोमास। बायोमास पिरामिड। ठीक है, तो जैव भार पिरामिड क्या होता है? फिर वही चीज़ें कि किसी भी वातावरण में निवास करने वाले जो उत्पादक होंगे और जो भोक्ता होंगे, अब यहाँ पर संख्या की जगह में क्या होगा? भार होगा। उनकी भार को दर्शाने के लिए, उनके वेट को दर्शाने के लिए। ठीक है, जो हम पिरामिड का निर्माण करते हैं, जिस चित्र का निर्माण करते हैं वह क्या कहलाता है? जैव भार पिरामिड कहलाता है। तो जीवों की संख्या की बात करें, उनके वेट की बात करें, हम वहाँ पर इनके क्या करें? भार की बात कर रहे हैं। ठीक है, किसी भी पारितंत्र में निवास करने वाले जो उत्पादक होंगे और जो उपभोक्ता होंगे, उत्पादक होंगे जो भी उपभोक्ता होंगे, उनके भार के आधार पर, उनका मतलब शुष्क भार के आधार पर जिस पिरामिड का निर्माण किया जाता है प्रदर्शित करने के लिए, उसे हम जैव भार पिरामिड कहते हैं। ठीक है, जैसे आप एग्जाम्पल से अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। ठीक है, हम एक पिरामिड बनाते हैं। पिरामिड हम ले रहे हैं, कहाँ का ले रहे हैं? हमने ले लिया समुद्र का ले लिया, समुद्र पारितंत्र का ले लिया। ठीक है, समुद्र पारितंत्र। तो समुद्र पारितंत्र की बात करेंगे यहाँ पर। तो समुद्र पारितंत्र में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा संख्या किसकी होगी? एल्गी वगैरह ना, शैवाल वगैरह पाए जाते हैं ना, छोटे हरे पेड़, मतलब पेड़ वहाँ पर प्लांट्स छोटे छोटे पाए जाते हैं जो वहाँ पर जल में रह सकते हैं। ठीक है, तो शैवाल एल्गी वगैरह पाए जाएंगे, तो उनकी संख्या क्या होगी? सबसे ज़्यादा होगी। उससे कम संख्या किसकी होगी? जो भी इनको खाने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे छोटी छोटी मछलियाँ वगैरह हैं। ठीक है, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं जो शैवाल वगैरह खाते हैं। ठीक है, उनकी संख्या क्या होगी? इससे कम होगी। फिर जो उससे कम उनकी संख्या होगी जो छोटी मछलियाँ खाती हैं, मतलब जैसे बड़ी मछलियाँ होंगी या अन्य जंतु जीव हो गए जो समुद्र में निवास करते हैं, और उससे कम जो संख्या हो जाएगी बड़ी बड़ी मछलियाँ, जैसे शार्क मछली हो गई। ठीक है, मगरमच्छ वगैरह हो गया, कछुआ वगैरह हो गया। ठीक है, जो अन्य बड़े बड़े जीवधारी हैं उनकी संख्या यहाँ पर पाई जाएगी। मतलब सबसे ज़्यादा संख्या किसकी है? शैवालों की, हरी पेड़ पौधों की। उससे कम संख्या किसकी है? जो भी उनको खाने वाले छोटे जीव जंतु की। उससे कम संख्या बड़े जीव जंतु की। उससे बड़ी संख्या जो सर्वश्रेष्ठ मांसाहारी की श्रेणी में आते हैं। परंतु अगर यहाँ पर संख्या तो ज़्यादा है, लेकिन इनका वेट क्या होगा? शैवाल वगैरह का वेट जो पेड़ पौधे में छोटे छोटे होंगे उनकी संख्या ज़्यादा होगी, लेकिन उनका भार क्या होगा? बहुत ही कम होगा। इससे ज़्यादा किसका भार होगा? इसका होगा, मतलब इनका, उससे भार इनका ज़्यादा होगा, इससे ज़्यादा भार इनका ज़्यादा होगा। तो मतलब इस पिरामिड की बात करें, समुद्र पारितंत्र की बात करें, तो समुद्र पारितंत्र में देखा जाए तो ये उल्टा पिरामिड बन रहा है। क्या बन रहा है? उल्टा पिरामिड बनेगा। मतलब हम इसको कैसे बनाएंगे? उल्टा बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? उल्टा पिरामिड बनेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो जैव भार, वेट किसका ज़्यादा जा रहा है? जो वेट जा रहा है किसका जा रहा है? जीव जंतुओं का, जो उच्च मांसाहारी वर्ग के जंतु हैं उनका जा रहा है। फिर उसके बाद अन्य कम जा रहा है। सबसे कम किसका जा रहा है? पेड़ पौधों का। तो इस आधार पर देखा जाए तो यह जैव भार पिरामिड के आधार पर यह पारितंत्र क्या बनेगा? उल्टा पिरामिड बनेगा। क्या बनेगा? उल्टा। अगर एग्जाम में प्रश्न यह आता है कि समुद्र पारितंत्र जो होता है वह जैव भार पिरामिड के आधार पर जो पिरामिड उसको सीधा बनता है कि उल्टा बनता है, तो आपको उत्तर क्या होना चाहिए? उल्टा होना चाहिए। अगर मैं स्थलीय पारितंत्र को ले लूँ, पूरा स्थल को ले लेते हैं, पूरे स्थल को ले लें, है ना, तो पूरे स्थल को लेंगे, पूरे स्थलीय पारितंत्र ले रहा हूँ। तो स्थलीय पारितंत्र में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा संख्या किसकी है? जैसे इसके पहले मैंने बताया था, सबसे ज़्यादा संख्या किसकी है? पेड़ पौधों की, है ना। उससे कम संख्या किसकी है?
जो भी शाकाहारी हैं, छोटे शाकाहारी जंतु, उसको खाने वाले मांसाहारी जंतु, उसके बाद उच्च मांसाहारी जंतुओं की संख्या मतलब कम होती जाएगी। सबसे ज़्यादा संख्या पेड़ पौधे, उससे कम शाकाहारी, उससे कम मांसाहारी, उससे कम उच्च मांसाहारी जंतुओं की संख्या पाई जाएगी। यहाँ पर जैव भार पिरामिड क्या बनेगा, सीधा बनेगा उल्टा बनेगा? यहाँ पर जैव भार पिरामिड सीधा बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो पेड़ पौधे पाए जाएंगे वो विशालकाय पेड़ होते हैं, है ना। छोटे भी पेड़ हो सकते हैं, विशालकाय पेड़ भी हो सकते हैं, उनकी संख्या ज़्यादा है। यहाँ पे विशालकाय पेड़ होने के कारण इनका जो शुष्क भार होगा अन्य जीवधारियों से क्या होगा, ज़्यादा होगा। इस पर बेस पर देखा जाए तो मान लीजिए इनका वेट पूरे जो स्थल में 1000 किलोग्राम जा रहा है। 1000 कितना जा रहा है, 1000। तो शाकाहारी को मान लीजिए 100 किलोग्राम, क्योंकि इससे कम होगा। फिर उसके बाद मांसाहारी का 10 किलोग्राम, उससे कम उच्च मांसाहारी जंतु का जो भार होगा 1 किलोग्राम। तो इनका वेट क्या हो रहा है, घटते जा रहा है। तो इस सेंस में किसका वेट ज़्यादा है, उत्पादक का वेट ज़्यादा है, वजन ज़्यादा है। इस सेंस में या जैव भार पिरामिड के आधार पर जो स्थलीय परितंत्र होगा क्या होगा, सीधा होगा। क्या होगा, सीधा होगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर जो वेट लिया है वैसे मैंने मान लिया है। ठीक है, अब ये नहीं कि पूरे स्थलीय परितंत्र में जो पेड़ पौधों की शुष्क भार होगा 1000 किलोग्राम होगा, उससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, इस तरह आप आइडिया लगा सकते हैं। जैसे आप दिमाग में रखें कि पेड़ परितंत्र में जो ऊर्जा जैव भार पिरामिड के आधार पर क्या बनेगा, परितंत्र सीधा बनेगा कि उल्टा बनेगा। ठीक है, तो जो सीधा बनेगा उल्टा बनेगा, तो वहाँ पर जैव भार पिरामिड के आधार पर जो क्या बनेगा, वहाँ पर सीधा पिरामिड बनेगा, ऊर्जा सीधा। क्यों? कि वहाँ पर पेड़, विशालकाय पेड़ होगा, उसकी वेट क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा होगा। वहाँ पर पक्षी निवास करने उनका वेट क्या होगा, उससे कम होगा। ठीक है, उससे फिर उसमें वहाँ पर परजीवी उसका कम होगा, उससे फिर सबसे ज़्यादा कम उसका उच्च परजीवी जीव जंतुओं का होगा। ठीक है, इस तरह आप आइडिया लगा सकते हैं। चाहे जितनी तरीके के परितंत्र पूछे, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं ऊर्जा पिरामिड के बारे में। इसके जो तीसरा पिरामिड हमारा है वो क्या है, ऊर्जा पिरामिड। तो ऊर्जा पिरामिड क्या है, ऊर्जा पिरामिड। तो ऊर्जा पिरामिड में नाम से ही पता चल रहा है कि जहाँ पर उत्पादक उपभोक्ता के बीच में ऊर्जा की स्थानांतरण के लिए इस ऊर्जा, जो भी संचित ऊर्जा है उत्पादक में, उपभोक्ता में, जो भी संचित ऊर्जा है या जो ऊर्जा का जो स्थानांतरण होता है, उसको जब हम चित्र के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं, उसमें हम जब पिरामिड के माध्यम से उसको प्रदर्शित करते हैं तो उससे हम क्या कहते हैं, ऊर्जा पिरामिड कहते हैं। ठीक है, इसकी सबसे खास विशेषता यह है कि ऊर्जा पिरामिड हमेशा सीधा पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, हर एक परितंत्र में जो ऊर्जा पिरामिड क्या होगा, सीधा पाया जाएगा। चाहे कोई भी परितंत्र हो, जो ऊर्जा पिरामिड होगा हमेशा क्या होगा, सीधा होगा। ठीक है, क्यों सीधा होगा, क्योंकि हमेशा ऊर्जा की जो स्टार्टिंग कहाँ से होती है, उत्पादक से होती है। कहाँ से होती है, उत्पादक। जैसे सनलाइट पहुँची, ठीक है, तो सबसे पहले जो भोजन का निर्माण पेड़ पौधे बनाए, पेड़ पौधे किए, तो इनको एनर्जी मिले मान लीजिए 100%। ठीक है, उत्पादक से भी एनर्जी कहाँ स्थानांतरण हुई, प्राथमिक उपभोक्ता में, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता से तृतीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता से सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता जो होते हैं, वहाँ पर ऊर्जा के क्या होता है, स्थानांतरण होता है। ठीक है, दूसरा इसे हम कहते हैं ऊष्मागतिकी के नियम पर क्या होती है, आधारित होती है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या कहता है, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के आधार पर आधारित होती है। ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम क्या कहता है, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना तो नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, तो यह ऊष्मागतिकी के नियम पर क्या होता है, आधारित होता है। ठीक है, हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, जैसे यह पेड़ हो गया। ठीक है, एक हम पेड़ बना लेते हैं। तो ये ऐसे राउंड फिगर है, पेड़ हो गया। पेड़ को खाया किसने, टिड्डा ने, हरी पेड़ पौधे में, छोटे भी हो सकते हैं। उसको खाया मेढक ने, मेढक को खाया किसने, सांप ने, सांप को खाया किसने, चील ने। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऊर्जा के स्थानांतरण हो रहा है, मान लीजिए जब पेड़ पर खाना बना तो उसके पास 100% एनर्जी थी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या पहुँचा, 10%, यहाँ पर पहुँचा 1%, यहाँ पर पहुँचा 0.1%, यहाँ पर पहुँचा 0.01%। ठीक है, तो यहाँ पर ऊष्मागतिकी के नियम के बारे में बात कर रहे थे। बीच में जो एनर्जी कम हो रही है, एनर्जी कम हो रही है, यहाँ पर एनर्जी कहाँ जा रही है, या ऊष्मा के रूप में उत्सर्जित हो रही है, जो जा करके कहाँ पर मुक्त हो रही है, एटमॉस्फेयर पर, मतलब वातावरण में क्या हो रही है, मुक्त हो रही है। मतलब एनर्जी कहाँ पहुँच गई, जो भी एनर्जी यहाँ पर कम मिल रहा है वो एनर्जी पूरी कहाँ पहुँच गई, एटमॉस्फेयर में, मतलब इक्वल हो गए, है ना।
तो ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता, ना तो नष्ट किया जा सकता। तो सीधी सी बात है, ऊर्जा को नष्ट नहीं किया जा सकता। ऊर्जा कहाँ पहुँची? एटमॉस्फेयर में बची है। ठीक है, अब यह इसका जो ऊर्जा पिरामिड का जो सिद्धांत दिया था, किसने दिया था? लिंडमान या लिंडमैन थे, उन्होंने इसका नियम दिया था, इसके सिद्धांत के बारे में बताया था। तो लिंडमान आपको दिमाग में होना चाहिए कि ऊर्जा पिरामिड के बारे में जो कॉन्सेप्ट दिया था, किसने दिया था? लिंडमान या लिंडमैन ने दिया था। ठीक है, इसे हम दशांश का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दशांश का नियम। अब ये दशांश का नियम क्या होता है? दशांश का नियम जैसे मैंने भी बताया कि जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, जो ऊर्जा पिरामिड में जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है 10% के नियम पर आधारित होता है। किसके नियम पर? 10% के नियम पर। मतलब एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर जब भोज्य पदार्थ पहुँचेगा तो वहाँ पर जो भी एनर्जी भोज्य पदार्थ से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। तो वहाँ पर 10% के नियम के आधार पर पहुँचेगा। ठीक है, कैसे? जैसे उत्पादक के पास पहुँचा 100% एनर्जी, 100%। अब उत्पादक कौन खाया? शाकाहारी जंतु, मतलब प्राथमिक उपभोक्ता। इसके पास जो एनर्जी पहुँचेगी 10%, मतलब इसने पेड़ को खाया, कितना पहुँचे इसके पास? 10%। तो 10% का नियम, 100% का 10% कितना होगा? 10%, है ना। 100 का अगर 10% निकाला तो कितना हो जाएगा? 10। अब इसको कौन खाया? शाकाहारी जंतुओं को मांसाहारी जंतु खाया, मतलब द्वितीयक उपभोक्ता। उसके पास एनर्जी कितनी पहुँची? 1%। ठीक है, 10 का 10% कितना होगा? 1 होगा। अब इसको कौन खाया? तृतीयक के पास पहुँचा 0.1%। अब इसको कौन खाया? सर्वश्रेष्ठ, तो इसके पास पहुँचा 0.01%। तो इससे यह दशांश के नियम पर आधारित होता है ऊर्जा पिरामिड। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ऊर्जा पिरामिड। पहले हमने बताया ऊर्जा पिरामिड वह पिरामिड होता है जिसमें उत्पादक उपभोक्ता में जो संचित ऊर्जा होती है, इसको जब चित्र के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं, पिरामिड के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं, उसे हम ऊर्जा पिरामिड कहते हैं। दूसरी बात यह है, इसे हम दशांश का नियम भी कहते हैं। ऊर्जा पिरामिड का जो कॉन्सेप्ट दिया था लिंडमान या लिंडमैन ने दिया था। उसके बाद यह उष्मागतिकी के नियम पर आधारित होता है। ये प्रश्न कई तरीके से पूछा जा सकता है कि कौन सा पिरामिड होता है जो उष्मागतिकी के नियम पर आधारित होता था, वो क्या हो जाएगा? ऊर्जा पिरामिड। अब ऊर्जा पिरामिड हमेशा सीधा बनता है, कभी भी उल्टा नहीं बनता। इससे प्रश्न काफ़ी पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है कि कौन सा पिरामिड है जिसका जो हमेशा सीधा बनता है, तो क्या हो जाएगा? ऊर्जा पिरामिड। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। आगे देखते हैं, मैंने कुछ दिवस लिया है जिससे एग्जाम में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए विश्व पर्यावरण दिवस, जो विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है 5 जून को मनाया जाता है। अभी मनाया गया था विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया गया था 5 जून को मनाया जाता है। हर साल 5 जून को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1974 से हुई थी। अगर 2020 5 जून 2020 की थीम की बात करें, विश्व पर्यावरण दिवस, उसकी थीम क्या है? सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी। सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी मतलब जैव विविधता का क्या करें? संरक्षण करें, जैव विविधता को संरक्षित करें। ठीक है, तो सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी अगर एग्जाम में आपसे पूछता है कि इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस का जो थीम है वो क्या है? सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, उसके बाद पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल। यह भी कई बार प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में। उसके बाद जैव विविधता कब मनाया जाता है? 22 मई को। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। तो इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं 22 मार्च, अप्रैल, मई। तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, और जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। खासकर इसको आप दिमाग में रखिएगा। विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है हम 5 जून को मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम है सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी। विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है 1974 से क्या किया जाता है? मनाया जा रहा है। तो इस लेक्चर में हमने पढ़ा पारस्की पिरामिड के बारे में जाना। तो पारस्की पिरामिड क्या होता है? पारस्की पिरामिड मतलब किसी भी वातावरण में निवास करने वाले जो जीवधारी होते हैं, जो उत्पादक होते हैं, उनकी संख्या के आधार पर, या उत्पादक जो भोक्ता होते हैं उनकी संख्या के आधार पर, उनमें उनकी संचित ऊर्जा के आधार पर, उनमें उनके जैव भार के आधार पर जो भी संबंध स्थापित होता है उनके बीच में, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहेंगे? जब हम उनको चित्र के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं तो उसे हम पारस्की पिरामिड कहते हैं। ठीक है, पारस्की पिरामिड को हमने मुख्यतः कितने उसके प्रकार में बांटा गया? 3। पहला जो होता है संख्या पिरामिड, दूसरा होता है जैव भार पिरामिड, तीसरा क्या होता है? ऊर्जा पिरामिड। संख्या पिरामिड में हम मेन फोकस संख्या के आधार पर उत्पादक उपभोक्ता की जब संख्या की बात करेंगे तो वहाँ पर संख्या पिरामिड। जब हम उत्पादक उपभोक्ता के उसके वेट के वजन के भार के बारे में बात करेंगे, शुष्क भार के बारे में बात करेंगे तो जैव भार पिरामिड।
जब हम उत्पादक उपभोक्ता के ऊर्जा के स्थानांतरण या संचित ऊर्जा के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा आपका मतलब ऊर्जा पिरामिड हो जाएगा। ठीक है, तो इस पिरामिड, तीनों पिरामिड के बारे में बताया कि संख्या पिरामिड और जैव भार पिरामिड सीधा भी बनते हैं और उल्टा भी बनते हैं, लेकिन ऊर्जा पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। आई होप ये आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगले वीडियो आपको जैसे भी लगे उसमें आप कमेंट ज़रूर किया करें, उसमें बताएं कि वीडियो क्या फीडबैक है आपका, उस बेस पर हमें क्या मिलता है, आपसे मोटिवेशन मिलता है हम किसी काम को करने के लिए, तो आप उसमें फीडबैक ज़रूर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।